जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशनरी टेक। फ्रेंड्स, आज हम अपनी नीट 2020 की क्वेश्चन सीरीज में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे along with the concept in the question. So we'll start our discussion. In a guitar, so the question is that in a guitar, two strings A and B made of same material, दोनों स्ट्रिंग सेम मटेरियल से बनी हुई है। मतलब उनकी डेंसिटी या जो मटेरियल की जो भी कांस्टेंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। दैट देयर आर टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स हैं। लेट दिस इज स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी है। तो लेट दिस स्ट्रिंग इज एट फ्रीक्वेंसी f1 and this string is operating at frequency f2. तो आपने पढ़ा होगा that is what is beat frequency. Beat frequency is defined as the frequency difference between the two operating instruments. दो ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी. So that beat frequency is defined as f1 difference f2. That is, the beat frequency between the two instrument will be equal to the frequency difference between the instrument. Next it is said when tension in B is slightly decreased. जब हम B में टेंशन को क्या करते हैं, स्लाइटली डिक्रीज कर देते हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाती है, 7 हर्ट्ज. एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A is 530 हर्ट्ज, अगर A की फ्रीक्वेंसी f1 की वैल्यू बोल रहा है कि 530 हर्ट्ज है, तो बताना है फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B. f2 की वैल्यू आपको बताना है. तो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. हमें पता है कि दो ऑपरेटेड फ्रीक्वेंसी हैं, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, देन बीट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू इंस्ट्रूमेंट्स. दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी. And the value of A is given, the value of frequency of A is given 530. So we can write that there are two possible values of f2. f2 की दो possible values हैं, that it can be either 530 plus 7 or 530 minus 7, because the difference will be 7 only when f2 will having this value, that is 537, or it is initially there is 6 frequency, so this is plus 6. initially की बात करें तो 6 की बात कर रहा है, so it will be either, ये बोल रहा है इनिशियली कितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, 6 हर्ट्ज का. ओरिजिनल कितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, 6 हर्ट्ज का. तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ f2, जो स्ट्रिंग 2 की फ्रीक्वेंसी है, द टू पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ f2 आर, f2 की जो दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, दैट कैन बी 530 प्लस 6 और दैट कैन बी 530 minus 6. So these are the two values possible. That is, one value can be 536 and another value can be 5. This is 524. Now this is the concept involved. Second question concept क्या बोल रहा है, अब हमें पता है कि इन दोनों में से कोई एक ही फ्रीक्वेंसी होगी B की. Now we need to decide which of them will be the original frequency. अब क्या बोल रहा है, the tension in B is slightly decreased. जो स्ट्रिंग B है उसमें टेंशन को क्या कर रहे हैं हम, स्लाइटली डिक्रीज कर रहे हैं. If the tension in any string is being decreased, so you can write if tension is decreased, अगर किसी स्ट्रिंग की टेंशन डिक्रीज करते हैं, that implies that the frequency of that string will also decrease. उस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. You can find this relation because velocity of a wave in the string is defined as root over t by mu, where t is the tension,
where T is defined as tension or force and mu is defined as mass per unit length. So if tension will decrease, velocity will decrease, and if wave velocity will decrease, frequency will also decrease. तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ F2, अगर हम F2 में टेंशन को क्या करें, डिक्रीज करें, अगर हमें F2 में टेंशन, अगर हम स्ट्रिंग 2 में टेंशन को डिक्रीज करेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्दर डिक्रीज करेगी, और अगर फर्दर डिक्रीज करेगी तो द न्यू फ्रीक्वेंसी, जो न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट विल बी 536 माइनस समथिंग, और जो इसकी नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट इज 524 माइनस समथिंग. नाउ ये क्या बोल रहा है, नाउ द नंबर ऑफ बीट्स आर 7. अब ओरिजिनल बीट्स कितनी हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं, मतलब ए और बी के फ्रीक्वेंसी गैप बढ़ रहा है. तो आउट ऑफ दीज टू ऑप्शन इन विच द फ्रीक्वेंसी गैप इज इंक्रीजिंग, यहां पे अगर 536 माइनस करेंगे तो 530 से ये गैप 6 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है. While in the second one, if the frequency of B is become 524 minus something, now the gap is increasing from 6 to 7. अब गैप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और यहां भी देखिए क्वेश्चन में भी गैप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सो योर पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ B will be 524. I am again repeating, if the tension in the string is being decreased, first of all सबसे पहले क्या है, what is beat frequency? The frequency difference between the two instrument. अब हमें A की फ्रीक्वेंसी गिवन है 530 हर्ट्ज है और ये 6 बीट प्रोड्यूस कर रहा है. So what are the possible value of F2? F2 have two possible values. It will have 530 plus 6 और इट विल हैव 530 माइनस 6. इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. इट कैन हैव टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी. वन इज 530 प्लस 6, अनदर इज 530 माइनस 6. नाउ वी नीड टू चूज वन ऑफ देम. आइदर इट विल बी 536 और इट विल बी 530 माइनस 6. अब हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F2, that will be decided by the second statement. ये क्या बोल रहा है, the tension is B is being decreased. B में टेंशन को क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं. अगर B में हम टेंशन को कम कर रहे हैं, if we are decreasing the tension, the frequency of B will also decrease. अगर हम B में टेंशन को डिक्रीज करेंगे, स्ट्रिंग B में टेंशन को डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. इसका मतलब क्या है, जो अब B की फ्रीक्वेंसी अगर 536 होगी तो ऑन डिक्रीजिंग द टेंशन इट्स वैल्यू विल डिक्रीज फ्रॉम 536 से इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी. एंड इफ दिस वैल्यू विल डिक्रीज, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन 6. लेकिन ये बोल रहा है कितना डिफरेंस हो जाता है, 7 हो जाता है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां तो जो डिफरेंस है, हियर द डिफरेंस इज डिक्रीजिंग, यहां पे जो डिफरेंस हो रहा है वो लेस देन 6 हो रहा है. बट द क्वेश्चन सेज द डिफरेंस इज 7 हर्ट्ज. so this value is not possible. If this is not possible, this is absolutely possible. इस वैल्यू अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये जरूर पॉसिबल है. वी कैन चेक दिस ऑल्सो, हम इसे चेक भी कर सकते हैं. दैट इफ विल फर्दर डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ F2 विल फर्दर डिक्रीज 524 माइनस समथिंग. नाउ दिस गैप इज बिकम मोर देन 6 और बोल रहा है 7 हो रहा है. So your answer will be 520. So this question is on the basis of frequency. अब same question can be based on the tuning fork. ऐसा ही question एक tuning fork पे भी हो सकता है. Tuning fork. So tuning fork, there can be two types of operation on the tuning fork.
वन इज इफ द ट्यूनिंग फोर्क इज बीइंग फाइल्ड, अगर हम ट्यूनिंग फोर्क की फाइलिंग करते हैं, दैट इज इफ वी मेक द ट्यूनिंग फोर्क शार्प, अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को फाइलिंग करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड इफ द वैक्स इज बीइंग अप्लाइड, इफ देयर इज अ वैक्स एप्लीकेशन ऑन द ट्यूनिंग फोर्क, अगर हम ट्यूनिंग फोर्क की फाइलिंग करेंगे, दैट इज विल मेक द ट्यूनिंग फोर्क शार्प, अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को क्या करेंगे, शार्प करेंगे, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को क्या करेंगे, वैक्स एप्लीकेशन करेंगे, ट्यूनिंग फोर्क की प्रॉन्ग्स पे हम क्या करेंगे, वैक्स एप्लीकेशन करेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज। So the same question can be based on the string as well as on the base of tuning forks. Moving to our next question. The next question is two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are, दो मास हैं 5 kg और 10 kg के, they are attached by a two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. So there are two particles, एक 5 kg का है और एक 10 kg का है, they are connected by a 1 meter string, और इसका मास क्या बोला है, ये दे आर कनेक्टेड बाय ए 1 मीटर स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास, इसका मास क्या बोल रहा है, नेग्लिजिबल है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वेयर 5 kg, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, इट इज आस्किंग द सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम। तो फ्रेंड्स वेरी करेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है दैट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट, बोल रहा 5 kg को ही रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इसी को 0 0 मान लीजिए। So what is R1? R1 is distance of mass M1 from a reference point. R1 क्या है, R1 is the distance of mass M1 from the reference point. What is R2? Distance of mass M2 from reference point. R2 क्या है, distance of mass m2 from the reference point, and RCM is distance of center of mass from the reference point. तो अगर हमें RCM निकालना है, so RCM will be equal to m1, m1 कितना है 5 kg and distance of 5 kg from reference point, और आपका रेफरेंस पॉइंट भी क्या है 5 kg, so this distance will be 0 plus I'm again saying what is R1? R1 is the distance of mass M1 from where reference point, और आपसे कहा गया है कहां से बताना है, 5 kg पार्टिकल से, तो आपका रेफरेंस पॉइंट भी क्या है 5 kg पार्टिकल है, तो इस 5 kg पार्टिकल की डिस्टेंस 5 kg के पार्टिकल से कितनी होगी 0, that's why we write 0 plus M2 that is 10 kg into distance of this reference point 10 kg from the reference point which is 1 meter upon m1 plus m2. So this comes out to be 10 upon 15 meter, that is 5 to the 10, 2 by 3 meter, that is around 0.66 मीटर, और कोई मीटर में ऑप्शन है नहीं, 0.6666 continues, so this can be approximate 7. So this is only based on the direct formula that RCM will be equal to distance of center of mass from the reference point will be equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2.
अब ऐसे एक से ज्यादा मास भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, सो वी कैन ऐड देम। फिर r1 is the distance of mass m1 from the reference point, r2 is the distance of mass m2 from the reference point, and rcm is the distance of center of mass from the. Moving to our next question. Find the torque about the origin when a force of 3 J Newton acts on a particle whose position vector is 2 मीटर। आपको क्या निकालना है, आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है, फोर्स इज गिवन 3J न्यूटन, फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इज गिवन 3J कैप न्यूटन, और क्या बोल रहा है, टॉर्क किसके अबाउट निकालना है, किस पार्टिकल, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है व्हेन ए फोर्स ऑफ दिस वन न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल whose position vector, that is displacement vector, is given 2k meter. So you can write torque is defined as the torque, vector torque is the cross product of position vector and force vector. Torque is defined as r cross f, where r is the position vector of point of application. r क्या है, this is the position vector of point of application of force from axis of rotation or reference point. So what is r vector? R vector is defined as position vector of point of action of force from the axis of rotation. So you can directly write that torque vector will be equal to 2k cross 3j, and this is k cross j. This is k cross j. तो आपने पढ़ा है, you can also see in detail in vector series that if it is written I j k I j, you can write in this format I j k I j. So if we'll make the cross product I cross j, so it will always give you k. Next, I cross j will give you k. J cross k give you I, as well as k cross I. अगर हम k को क्रॉस करें I से, that will give you, I'm again repeating, I cross j will be equal to k cap. Similarly, in forward sense, j cross k will be I cap, and k cross j, this is rightward route, k cross I will be equal to j. If we'll move in the opposite sense, that if we'll say I cross j is k cap, so j cross k, j cross k, sorry, I will say I cross j will be k cap, so j cross I will be equal to minus k cap. Similarly, j cross k will be I cap, so k cross j will be minus I. And similarly, k cross I will be j cap. इसे हम लिखेंगे k cross I will be j cap, so I cross k will be minus j. So again I am repeating, I cross j k, so j cross I minus k, j cross k I, k cross j minus I, k cross I j, I cross k minus j. This is only a sequential formula. I j k I j, I cross j k, j cross k I, k cross I j, I cross j k, तो j cross I minus k. I cross j k अगर हम फॉरवर्ड सेंस में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, बैकवर्ड सेंस में मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन. I cross j k, j cross I minus k. So same will apply over here. That is
के क्रॉस जे, हमें पता है जे क्रॉस के आई होता है, तो के क्रॉस जे माइनस आई, दैट इज -6, दैट इज 6 इंटू माइनस आई 6, this comes out to -6 I cap Newton. You can see this detailed cross product formula in vector series. I have discussed in detail over there. Moving to the next question. Light with an average flux of 20 watt per centimeter square. फ्लक्स गिवन है, लाइट फ्लक्स, दैट इज दिस इज गिवन. देखिए यूनिट से आप बहुत कुछ देख सकते हैं. वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface at normal incidence having a surface area of 20 centimeter square. तो लाइट का फ्लक्स कितना बोल रहा है, कितना है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द एनर्जी फ्लक्स. Light flux is given 20 watt per centimeter square. So this is nothing but given energy. ये क्या है, what is joule per second, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 20 joule per second centimeter square. So this is nothing but energy falling on unit area in unit time. So this is energy falling on unit area in unit time. अब आपसे क्या बोल रहा है, कितने एरिया पे फॉल कर रही है. दिस इज फॉलिंग इन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज फॉलिंग फॉर हाउ मेनी मिनट्स, 1 मिनट. तो अगर हमें पता है दिस इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो अगर हमें पता है 1 सेकेंड में यूनिट सेंटीमीटर एरिया पे कितना एनर्जी फॉल कर रहा है, 20 जूल फॉल कर रहा है. तो 20 और बोल रहा है कि दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग, मींस वॉट एवर इज द लाइट इज फॉलिंग, जितनी भी लाइट फॉल कर रही है नॉर्मली फॉल कर रही है एंड इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड. तो अगर हमें पता है यूनिट एरिया पे 20 जूल एनर्जी फॉल कर रही है यूनिट सेकेंड में, on unit area the energy falling is 20 in 1 second. तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना फॉल करेगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पर सेकेंड कितना एनर्जी फॉल करेगा. सो वी विल राइट दिस एज यूनिट एरिया पे 20, तो 20 पे दिस मच वॉट, दैट इज जूल पर सेकेंड. सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट. अब मैं बोल रहा है कितने मिनट में, इन 1 मिनट. तो ये 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी फॉल कर रही है, तो टोटल एनर्जी इन 1 मिनट विल बी इक्वल टू, 1 सेकेंड में इतनी है तो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकेंड, दैट विल बी, that comes out to be 2 to the 4 6 24 24 into there will be 10 to power 3, 4 into 10 to power 3 and second will cancel out, so that comes out. So that is a straightforward question. If we know the energy falling in unit area in unit time, then if area is given, time is given, multiply by area, multiply by time, keeping the same units, you will get the result. Total energy received on given area in given. Moving to our last question. A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of this much distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of sphere? यहाँ पे देखिए कुछ चीजें you need to focus. In electricity question, some points which you need to focus at what is written in the question. बहुत important है, क्या है question में, whether the body is conducting or not conducting. So it is said that
दिस इज ए स्पेरिकल कंडक्टर, ये एक स्पेरिकल कंडक्टर है एंड इट्स रेडियस इज गिवन, इसका रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सिंस दिस इज ए कंडक्टर, since this is a conductor, so if conductor is given, that always implies that charge always lie on its surface। अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी दी है, तो इफ एनी कंडक्टिंग बॉडी इज गिवन, इस पे हम चाहे वॉल्यूम में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वेदर वी विल डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इन इट्स वॉल्यूम, चाहे इसके चार्ज हम वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बट इट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू द चार्ज ऑन द circumference। The charge will generate move to surface if it is given, if it is a conductor। अगर ये कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, तो कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज कैन नॉट रिसाइड इनसाइड वॉल्यूम। यू कैन राइट चार्ज cannot stay inside volume। वॉल्यूम में चार्ज नहीं रह सकता, तो चार्ज विल ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस, सरफेस पे चार्ज रहेगा। तो आपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा, इफ चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस, इफ ऑल द चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस, then electric field will be 0। तब E की वैल्यू क्या होगी? So we can say that electric field will be 0 inside conductor। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। और अगर बात करें कंडक्टर के बाहर, if we'll talk outside the conductor at a distance r, so the electric field is given by kq upon, तो आपसे कहां पूछ रहा है? 15 सेंटीमीटर पे, दैट इज आउटसाइड द कंडक्टर। अगर आउटसाइड द कंडक्टर की बात कर रहा है, so the electric field will be equal to k into q upon r square। this is kq upon r square। everything you need to take in SI units। k is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square। तो पुट द वैल्यू, आप सभी वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज 9 into 10 to power 9 into q। चार्ज कितना गिवन है? 3.2 into 10 to power 7। राइट, 3.2 into 10 to power -7 and will divide it by distance। Distance is given in centimeters, so you need to convert that in meter, that is 15 into 10 to power -2। so if we'll solve this, so the value comes out to be approximately, this comes out to be 9 into 3.2 into 10 to power 2 divided by 9 7, this comes out to be 2 upon, this comes out to be 15, that is 2 to 5, we will write it 15 into 15 into 10 to power -4। so we'll write this as 3 3 ja 9, 3 5 ja 15, this is also 3 5 ja 15, this comes out to be 32 upon 25 इंटू 3.2 को अगर हमने ले लिया तो ये 10 to power 1 बचा, नीचे से 4 चला गया तो 4 प्लस हो गया। अब देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं है, दिस इज 4 + 1 एंड दिस इज ऑलवेज मोर देन 1। तो देखिए विच ऑप्शन विल बी करेक्ट?
10⁵ आना चाहिए और मोर देन 1 आना चाहिए। 1 तो इफ ए कंडक्टर इज गिवन, कंडक्टर में अगर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड लेट दे आस्क द फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 15 में बोलते 5 बोलते, सो वी कैन से विदाउट एनी सॉल्विंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 because this is the conductor and on conductor the charge will always reside on the surface. चार्ज हमेशा कहां पे पाया जाएगा? सरफेस पे मिलेगा। whether we will distribute it inside the volume or on the surface, लेकिन चार्ज हमेशा कहां पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा। and outside or on the surface the electric field is given by this formula kq by r square. so since r is more than that of radius, so we'll apply the same formula, so the electric field comes out to be. So today we have discussed 5 questions. So in each 5 questions, so this was the direct question on electric field, that for a conductor it is given, if conductor given, so you can directly, जैसे ही आपने conductor देखा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए that charge will be on the surface only. So if electric field is being asked inside the this sphere, अगर सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, so it directly becomes 0. Outside you can directly apply the formula of a point charge electric field. Similarly, before that there was direct question of light intensity. That intensity is defined as the energy per unit area per unit time. अगर हमें एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम गिवन है, तो गिवन एरिया में गिवन टाइम में अगर हमें एनर्जी निकालनी है, so that will be intensity multiplied by area multiplied by time, keeping the units in consideration. And this was direct formula of torque is defined as R cross F. So we'll apply direct formula once if you know the cross product. That cross product of K cross J will be minus I. Since J cross K is I, so K cross J will be equal to minus I. That's it. This was the direct center of mass formula. So we'll apply direct center of mass formula question. This was the question based on the frequency, that if the tension is being decreased, the frequency will decrease. अगर हमने टेंशन को क्या किया है? डिक्रीज किया है. If the tension is being decreased, the frequency will decrease. So we have two options of frequency. Further frequency will decrease, and here the gap is decreasing, here the gap is increasing, and as per the question the gap is increasing, beat frequency is increasing. So this will be the possible answer for original frequency of, आपको original frequency of B पूछा. So that's all for today. In the next series we will discuss 5 further questions along with the concept involved in the question. That's all for today. Thank you. Jai Hind.